नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग भी ठीक ही होंगे। विशेष बात यह है कि 2 दिन से हमारी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका था। लेकिन आज आप लोगों के बढ़ते प्रेम को देख कर के मैंने ये निर्णय किया कि नहीं, मुझे भी दर्शकों का दिल तोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने ऑडियंस के सब्सक्रिप्शन और व्यूज़ के आधार पर आज मैं अपने जीवन के बीते दिनों की वो सच्ची कहानी को आप लोगों के समक्ष बताने जा रहा हूँ, जिसको कि मैंने अपनी आँखों से जम्मू की वादी से लेकर त्रिकुटा पर्वत तक महसूस किया था। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर ये सोचा नहीं होगा कि एक आदमी के जीवन में कब क्या हो जाता है, कोई बता नहीं सकता। कुछ चीज़ें जिसकी अपेक्षा आपको बाहर के सफ़र में नहीं रहती है, उन सभी के विषय में आपको अनुभव उसी सफ़र में होता है और ज़िंदगी की उन कड़वी सच्चाइयों से आप अवगत होते हैं जिसके विषय में आप कभी सोच भी नहीं सकते। इसलिए मैं उन सभी घटनाओं की चर्चा विस्तृत रूप से आप लोगों के समक्ष करने जा रहा हूँ। ये बात है 2008 ईस्वी की, जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके कुछ समय के लिए बेरोज़गार होते हुए आहत हो चुका था कि अब जो है सरकारी जॉब के लिए ट्राई नहीं करनी चाहिए। इसके चलते घर वाले भी मुझ पर गुस्सा रहते थे। कभी मैं सिंगिंग के प्रोफेशन में कहीं गाने चला जाता था, कभी ट्यूशन पढ़ाने लगता था। आए दिन रोज़ घर में कला का माहौल, क्लेश का माहौल बनते जा रहा था। तो मैंने ये सोचा कि चलो MBA का ही कोर्स कर लिया जाए, ताकि जो है उस कोर्स के आधार पर कहीं ना कहीं जॉब तो मिल ही जाएगी। जब मैंने इन सभी के विषय में विचार किया और पापा से परामर्श ली, तो पापा ने बोला कि ठीक है, तुम को जो करना है तुम करो, लेकिन अपने खर्च का इंतज़ाम खुद करो। तो मैंने सोचा ठीक है, जब आप बोल रहे हैं तो अच्छा ही होगा। मैंने भागलपुर जाने का सुबह फ़ैसला लिया। भागलपुर जा कर के फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कॉल लेटर मुझे 14 जून 2008 को मिल गया। फिर मेरा सेंटर चूँकि जम्मू में पड़ा था, इसलिए मैंने क्या किया, टिकट कटवा लिया और एग्ज़ाम के 3 दिन पहले मैं घर से निकल गया। तो मेरा सफ़र भागलपुर रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ और भागलपुर में मैंने 10 तारीख को ट्रेन पकड़ा दिल्ली के लिए। दिल्ली में पहुंचा 11 शाम को, और 11 तारीख को मैंने शालीमार एक्सप्रेस फिर पकड़ा जम्मू के लिए। मैं जम्मू में 12 की सुबह उतर गया। जम्मू स्टेशन उतरने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि अभी 2 दिन परीक्षा बचा हुआ है। आज 12 तारीख हो गया, तो आखिर मैं इस बीच में क्या करूँगा। तभी मैंने वहाँ पर कुछ शोर सुना, कटरा चलो कटरा चलो कटरा चलो। तो बस वाले भी अजीब थे, बस वालों ने कटरा जाने की होड़ मचा रखी थी। तो सभी लोग इस बात से हैरान थे कि एक बस की संख्या कम थी और यात्री ज़्यादा थे, तो आखिर वो कैसे वहाँ पर जा सकते थे। तो तभी फिर एक चीज़ डिसाइड किया गया कि जाने का जो लक्ष्य है वो तो सबका निर्धारित था ही, तो एक बस पे ही एडजस्ट करके चला जाए। लेकिन कुछ देर के बाद देखे दूसरी बस आ गई। तो कहा जाता है कि वैष्णो देवी में वही लोग सफ़र करते हैं जिनका बुलावा आता है।
ये बात बिल्कुल ही सत्य थी। मैंने जब इन सभी चीज़ों को महसूस नहीं किया था, शायद माँ का बुलावा ही आ गया था, माता रानी का, जिन पे त्रिकुट पर्वत पर हमें हाज़िरी लगाने के लिए जाना था। तो कुछ मैं डिसाइड कर पाता, तब तक वो बस आके रुकी। मन में क्या इच्छा हुई, मैं उस बस में जाके बैठ गया। जब मैं उस बस में बैठा तो मैंने ये देखा कि मेरे सीट के 3-4 सीट पीछे कुछ लोग जो हैं अभद्र बातों की चर्चा कर रहे थे। जब मैंने पीछे मुड़ करके देखा तो वहाँ पर एक पिता जो विकलांग थे और एक लड़की जिनकी एज 28 वर्ष था और उसकी एक छोटी बहन जिनकी एज जो है 26 वर्ष था, वो बैठे हुए थे। लेकिन इस 3 सीट के बीच में कुछ कॉलेज के लड़के बैठे हुए थे जो उन पर अभद्र फप्तियाँ कस रहे थे। मुझे ये सुनकर काफ़ी दुख हुआ कि सभी की माँ बहनें होती हैं, ऐसा किसी को करना नहीं चाहिए। लेकिन उन लोगों ने ये पता नहीं क्यों किया, क्या उसके मन में क्या था, क्या वो चाहते थे, ये तो नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर मैं जान गया कि ये लोग सही नहीं कर रहे थे। फिर मैंने कुछ दूर सफ़र करने के बाद उन लोगों को बोला भी कि शोरगुल मत कीजिए, आराम से चलते रहिए, क्योंकि आप जिस सफ़र पे जा रहे हैं वो रिलीजियस ट्रेवल्स है, इसलिए ऐसा मत कीजिए। उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया कि आप चुप रहिए, आप अपना काम कीजिए। तो मुझे गुस्सा भी आया, लेकिन मैं क्या करता, मैं वहाँ यात्रा में गया था, झगड़ने नहीं गया था। इस बात को मैंने वहीं पर ख़त्म कर दी और साथ ही मैंने ये सोचा कि चलो कटरा तक तो पहले चले जाएं। तो कटरा जब मैं पहुंचा तो कटरा पहुंचने के बाद वो लड़के सब भी उतरे। लेकिन वैष्णो देवी की यात्रा में जम्मू से जब कटरा पहुंचते हैं तो कटरा पहुंचने के बाद माता रानी की यात्रा शुरू करने से पहले एक पर्ची कटवाना होता है। उस पर्ची को कटवाने के लिए मैं तैयार हो गया। तो मैंने अपना सामान एक दुकान में रखा, उसी के जस्ट बगल वाले दुकान में वो पिता और दोनों उसकी बेटियां भी सामान रखी। जब लाइन में लगा तो मेरे पीछे वो लोग लगे और उसके पीछे वो सब शरारती लड़के लगे। वहाँ भी वो लोग उस तरह की हरकतें करने लगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यात्रा में इनकी मदद की जाए, ताकि वो लोग इनके साथ कुछ गलत नहीं कर सके। तो माता रानी की क्या इच्छा थी, जब पर्ची कटवा के यात्रा शुरू हुआ तो 2-4 कदम ही चला था तो मैंने देखा कि जो पिता थे उनके पास 2 बैग और एक थैला था, वो भी पैर से विकलांग थे। और जो एक बेटी थी वो बिल्कुल ठीक थी, मज़बूत थी, सभी का ख्याल रखने में समर्थ थी। लेकिन उसकी जो छोटी बहन थी वो बड़ी बहन के कंधे पर हाथ रख के उसके सहारे ही यात्रा कर रही थी। तो मैंने ये पूछा नहीं कि आखिर क्या बात थी, क्यों इस तरह से चल रही। फिर कुछ दिल में मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। जब मैं पीछे पीछे चलने लगा तो मेरे दिल में एक अजीब सी माता रानी की इच्छा हो या आदेश हो, मदद करने की इच्छा थी। मैंने बोला कि दीदी मैं बिहार राज्य से हूँ और ये मेरी आईडी है, मैं यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए आया हूँ, लेकिन जम्मू की अभी यात्रा आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो उनके पिताजी ने बोला नो थैंक यू। कुछ देर जाने के बाद फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो वो बोलते हैं अगर आप सामान लेके भाग गए तो कुछ देर मैंने अजीब स्थिति में देखा, फिर सोचा ये भी सही बोल रहे हैं, ये लोग विश्वास मुझ पर कैसे करेंगे। तो फिर मैंने उनको फिर से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने फिर इनकार कर दिया। लेकिन मैं इस बार ज़बरदस्ती उनसे उस सामान को लेने की इच्छा जाहिर कर दिया कि नहीं, आपको अब आप कुछ भी बोलें
आपको ये सामान देना ही पड़ेगा ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं, ताकि रास्ते में आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो। इस बात को लेकर उन्होंने मुझसे काफ़ी चर्चा भी किया, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, आप जो भी बोलिए, अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनूँगा। मैंने अंकल के हाथ से एक बैग और दीदी के हाथ से एक बैग ले लिया और फिर चलने लगा उन्हीं के साथ साथ। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने बोला कि एक बात बोलूं? बोले बोलो। मैंने इससे पहले उनको अपनी सारी परिचय दे दिया था। उन्होंने बोला कि वो मेरे पापा हैं जिनका नाम जयप्रकाश टंडन है। ये मेरठ में रेलवे में एम्प्लॉई है, क्लर्क के पोस्ट पर। और मेरा नाम रजनी टंडन हुआ। मेरी एज 28 साल है और मैं अपने पूरे परिवार का केयर करती हूँ। मेरी माताजी का देहांत हो गया है और ये मेरी छोटी बहन है जो अभी विकलांग जो दिख रही है। ये जम्मू आने से, यात्रा आने से पहले 2 दिन इनका स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया था और हम लोगों ने ये मन्नत मांगी थी कि हे माता, अगर ये ठीक हो जाएगी तो हम आगे चलेंगे। तो पिताजी ने इसी माता रानी पे विश्वास करके टिकट वहाँ कटवाने के लिए रेलवे कोटा में अप्लाई कर दिया। तो मुझे 4 सीट मिली। मेरे भाई भी हैं, 2 भाई हैं। तो 2 उनके जो भाई थे वो बिल्कुल झगड़ालू किस्म के थे और उन पर उनको उतना भरोसा नहीं था। किसी से अगर बात करती तो उनका भाई बोलता कि आप गलत ही हो गई हो, फंस गई हो, ये हो गई हो, हमेशा शक करती रहती। आने से पहले भी उन लोगों से झगड़ा उन्होंने किया। उनके पिताजी ने बोला कि चलो यात्रा पे चलोगे, तो उन्होंने बोला नहीं। 4 रिजर्वेशन था, लेकिन एक सीट ऐसे ही मेरठ से लेकर जम्मू तक फ्री हुआ, जाते हुए भी फ्री हो गई है। और 4 सीट का वो सीट कैंसिल नहीं करवाए थे, 3 सीट। तो उन्होंने बोला कि देखो माता रानी की कृपा। वो भाई आने को मना किया तो माता रानी ने इस भाई को भेज दिया। इस बात को सुनकर मेरे दिल में उस दबी इच्छा का पुनः जन्म होने लगा जो मैं चाहता था। क्योंकि इंटर के पीरियड में मैं 98 में यही बात क्या करता था कि हे भगवान, अगर मेरी अपनी कोई बड़ी बहन रहती तो जो मुझे प्यार करती, जो मेरे ख्यालों का ख्याल रखती। इस इच्छा को लेकर के मैंने सोचा कि माता रानी ने आज मेरी वो इच्छा भी पूर्ण कर दी। मैं बिना कुछ सोचे उनके साथ चलने लगा। धीरे धीरे सफ़र बढ़ती गई। एक दूसरे का हेल्प करते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहे। फिर बारिश आने लगा। फिर धीरे धीरे दीदी थक जाती तो दीदी छोटी बहन का विश्वास इतना जम गया था कि जो दीदी थी छोटी वाली कोमल टंडन, वो कंधे पर हाथ रख करके और अपने मेरे शरीर का सहारा लेके चलती थी। तो इस प्रेम को लेकर के बहुत अच्छा लगा। दीदी और हम चलते रहे। कभी वो खर्च करके हमें खिलाती, कभी मैं खर्च करके खिलाता। साथ में फ़ोटो वगैरह शूट करवाए। अब उनको इतना भरोसा हो गया कि दीदी आगे चलती, रजनी दीदी आगे चलती, फिर जयप्रकाश अंकल आगे चलते और कोमल दीदी भी को मैं साथ लेके चलता। बीच में क्या हो गया, दोनों बहन लड़ने लगी। तो तब बड़ी दीदी ने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे बात है, जो वो लोग हम पे फप्तियाँ कसते थे तो तुम क्यों गुस्सा कर रहे थे। तो बोले तुम मेरी बहन जैसी हो, गुस्सा क्यों नहीं करेंगे। अगर वो तुम्हारे साथ कुछ गलत करेंगे तो हम देखते थोड़े रहेंगे। तो वो एक रजनी दीदी हमको एक ऐसे बोलती थी, आहा मेरा क्या भाई है। तो बहुत अच्छा लगता था उनको सुनकर। वो दोनों मुझे बहुत प्यार करती थी, साथ में अंकल भी। हम लोग बढ़ते गए, कभी वो खर्च करे कभी हम खर्च करें। खाने पीने पर एक दूसरे का सहयोग देते हुए जय माता दी बोलते हुए आगे बढ़े। तो जब हम लोग अर्धकुमारी पहुँचे जहाँ वाणगंगा है, तो वहाँ पर वो लोग स्नान करने लगे। मैं उनकी रक्षा के लिए सामान के पास बैठा। दीदी सब चेंज करके आई। चेंज करके आने के बाद मैं भी स्नान किया। फिर वहाँ से सफ़र शुरू हो गया। आगे के सफ़र में दीदी ने अपने विषय में बताया कि जानते हो मेरे माताजी के डेथ के बाद मैंने घर का पूरा ख्याल रखा, इनका ख्याल रखा, लेकिन भाई गलत समझते हैं। मेरी भी लाइफ है, मैं
उन लोगों के लिए अपनी लाइफ को बर्बाद करते जा रहा हूँ। फिर मैंने ये सोचा कि दीदी जब इतना सब कुछ करती है तो फिर भी उनका भाई उनको समझता क्यों नहीं। मैंने माता रानी से इच्छा की कि हे माता रानी, इनकी जो है इच्छा पूर्ण कर दीजिएगा ताकि इन्हें जीवन में आगे कभी कोई तकलीफ नहीं। मैंने दीदी को सांत्वना देते हुए कहा कि दीदी आपके भी जीवन में खुशी आएगी, क्योंकि आपके भी जीवन में कोई ना कोई अच्छे राजकुमार ज़रूर होंगे जो कि आपको खुश रखेंगे। और कोमल दीदी को भी बताया, दोनों को बताया कि मेरे रहते आप झगड़ो मत, मैं सब कुछ करता हूँ, आप चलो। उसके सामान वगैरह ढोते हुए जय माता दी बोलते हुए, क्यों नहीं, मेरे भी उसमें आर्थिक स्वार्थ थी कि मुझे भी दीदी का प्रेम मिल रहा था। मैं बढ़ते गया, सफ़र भी आगे बढ़ती रही। कभी बरसात तो कभी पत्थर का गिरना, कभी धूप का कड़ा होना। इन प्राकृतिक घटनाओं के बीच में हम लोगों का सफ़र जारी रहा। लेकिन एक जगह की घटना मैं वो बता रहा हूँ जहाँ के मुझे ये एहसास हुआ कि वो माता रानी ही मुझे कुछ आदेश दे रही थी। चलते चलते मुझे उस भीड़ में से एक लड़की दिखी जो सुंदर थी। तो मेरी भी निगाह उस सुंदरता को देखने के लिए एक सेकंड उस पर, उनके चेहरे पर टिक गई। दीदी आगे थी, दीदी को कुछ मैंने बताया नहीं था। एक्चुअली होता है ना कि सभी की युवावस्था में सभी को कुछ ना कुछ हो जाता है, तो इस चीज़ को लेकर के मेरी निगाह उन पर गई। तभी एक लड़की आई, बाल्यावस्था जैसे लड़की बालिका आई, दिव्य बालिका आई। उन्होंने बोला क्या, इधर सुनो। बोले हाँ बोलिए। तुम इसी के लिए आए हो क्या? तुम अपना कर्तव्य को पूरा करो, जिस काम के लिए आए हो उसको पूरा करो। तो मुझे अजीब लगा और मैंने जय माता दी बोला, उस विकार को दूर किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कई पहाड़ों पर मैंने साथ में तस्वीर खिंचाई, चूँकि रजनी दीदी के पास कैमरा था। हम लोग अंततो गत्वा माता रानी के वहाँ शाम में पहुँचे, 7:30 बजे के लगभग। पूजा शुरू हो चुकी थी। सभी स्नान करने के बाद एक जगह सामान रखे थे और दीदी वो दोनों पूजा करने के लिए अचानक वहाँ से निकल गए। हम दोनों जब वहाँ गए तो हम और जयप्रकाश अंकल स्नान करने के पीछे पीछे। मैं अंकल पे गुस्सा भी रहा था कि आप ध्यान नहीं रखे। अब दीदी को खोजने के लिए उस भीड़ में हम दोनों इधर उधर भागते रहे। तब बहुत संघर्ष करने के बाद दीदी एक भीड़ में मिली। रजनी दी और कोमल दीदी को देखते मेरी सांसें फूलने लगी। तभी वो दीदी हमसे पूछती है, अरे मेरा भाई क्या हो गया तुझे? मैंने बोला कि दीदी आप दोनों को खोजते खोजते परेशान हो गया और आप यहाँ हो। तब अंकल पे भी इतना गुस्सा आ रहा था मैं। तब फिर अंकल और दीदी सब मिल करके हम लोगों ने पूजा किया। पूजा करने के बाद दीदी बोली कि तुम्हारा सुबह एग्ज़ाम है इसलिए तुमको निकलना होगा। राकेश बोला कि हाँ दीदी, सुबह तो मेरे को निकलना ही होगा। प्यार से वो मुझे राज भी कहते थे। और जब दीदी और हम लोग मिल करके पूजा करने के बाद खाना वाना खाए, खाना खाने के बाद दीदी लोग आराम करने लगी और दीदी बोली कि ठीक है अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है। मुझे आने का इच्छा नहीं था, लेकिन क्या करूं, मेरा चूँकि एग्ज़ाम था। इस एग्ज़ाम देने के ही चलते मुझे माता रानी के सौंपे हुए उस कर्तव्य से मेरा वो समय समाप्त हो चुका था। तो मैं वहाँ से दीदी रजनी दीदी को प्रणाम किया, कोमल दीदी को प्रणाम किया, अंकल को प्रणाम किया और उनको प्रणाम करने के बाद मैं वहाँ से निकल गया। कुछ देर निकलने के बाद जब मैं वहाँ से चला तो देखे कि जय माता रानी की इच्छा ले करके सब लोग जय माता दी बोल के और भीड़ बढ़ते ही जा रही थी। पूजा करने की होड़ लगी हुई थी एक दूसरों में। मैंने माता रानी का नाम लिया और वहाँ से अपनी यात्रा रोते हुए आरंभ कर दी। सुबह 4-4:30 बजे मैं नीचे त्रिकुट पर्वत से कटरा आ गया और कटरा से मैंने
जम्मू मेन सिटी के लिए बस ली, वहाँ पर गया। मेरा एग्ज़ाम 10:30 बजे शुरू हुआ। एग्ज़ाम देने के बाद मैंने 4 बजे जम्मू के ही एक टॉकीज़ में इमरान हाशमी की मूवी जन्नत देखी, जो म्यूज़िकली मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं देखने के बाद मैंने खाना वाना खाया, फिर वहाँ से लेकर के जम्मू स्टेशन में आ गया। जम्मू स्टेशन आने के बाद मेरे पास पैसे बचे थे सिर्फ 150 रुपये। मैं किसी तरह खा कर उसको रुका, चूँकि सारे पैसे दीदी के साथ ही खर्च हो गए थे। मैंने उनको कुछ बोला नहीं था। जब समय बीतता गया, उस दिन किसी तरह मैंने काटी, और अगले दिन यात्रा के ही दौरान दीदी ने बोला था कि शालीमार एक्सप्रेस से मेरठ तक का मेरा 4 सीट है, जिसमें कि भाई नहीं आया था। तो मैंने सोचा कि सीट नंबर मुझे याद थी। मैं अगले दिन 2:10 में शालीमार एक्सप्रेस जम्मू स्टेशन पर लगी हुई थी, जा कर के मैं बैठ गया। कुछ ही देर बाद जब देखे वो खुलने वाली है ट्रेन, तो दीदी लोग वहाँ आके बैठ गए। जब दीदी पलटी तो बोले, ओह मेरा भाई यहाँ आ चुका है। बोले हाँ। तो जब मेरे को भाई बोली, तेरा भाई आया नहीं, माता रानी ने जब मुझे भेजा, तो मैं तुम्हारे इस जगह आ गया। मैं उन लोगों के साथ फिर वहाँ से चलता गया। मेरठ स्टेशन से पीछे मैंने एक चादर निकाली पड़ी हुई थी। सुबह हुई तो देखा कि चादर मेरी चोरी हो गई थी। दीदी से पूछा तो बोले मुझे पता नहीं। दीदी, और जब मैं वहाँ पे आया तो उसके बाद मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने दीदी को क्लियर बता दिया था। अंकल गए मेरठ स्टेशन में मेरे लिए जनरल टिकट दिल्ली तक का लिए, मैंने वो चेंज कर दिया और दिल्ली स्टेशन आने के लिए मैंने जनरल में ले लिया। वहाँ पर दिल्ली में मेरे जानकार के मेरे बड़े पापा की बेटी नीलम रहती थी, तो मैंने उनके हस्बैंड मुकेश जी को कॉल किया और वो मुझे लेने गए। मैं वहाँ से दिल्ली से उतर कर उनके साथ चला गया भजनपुरा जब गया, वहाँ पर सिस्टर सब ने मेरी बहुत स्वागत की और 10 दिन बाद मेरी रिजल्ट निकल गई। मैं MBA के एग्ज़ाम में इंट्रेंस एग्ज़ाम में पास कर गया था और कॉलेज भी मेरे लिए आउट हो गया था। मैंने पापा को कॉल किया कि क्या करूँ, आप एडमिशन लो कि नहीं, तो पापा ने बोला हाँ ले लीजिए। तो बोला कि पैसे मुझे भेज दीजिए, एडमिशन मैं ले लूँगा, यहीं रह जाऊँगा। तो पापा ने मुझे बोला कि ठीक है, मैं धनंजय भैया जो कि मेरे दूसरे चचेरे बड़े पापा के बेटे थे, उनको पैसे ले कर के भेज दिए। स्टेशन में लेने गया और फिर वो आराम करने लगे और अगले दिन मैंने मंगलमय इंस्टीट्यूट नोएडा में एडमिशन लिया। वहाँ मेरे बहुत मित्र लोग मिले और मैं हॉस्टल भी अलॉट हो गया। हॉस्टल में रहने लगा, क्लास करने लगा। क्लास के दौरान ही सभी लोगों से इंट्रो होने के बाद एक दूसरे से परिचय होने के बाद फिर क्लास शुरू हो गई। ऐसे समय बीतता गया, कई साल बीते। मेरा फर्स्ट सेम क्लियर हो गया, सेकंड सेम स्टार्ट हुआ था। तो कुछ दिनों के बाद एक मेरा BSNL नंबर है 9431874884, जो मैंने लगभग 91-92 में ही बिहार भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में 2760 रुपये का डिमांड नोट कटवा के लिया था। उस BSNL नंबर पे एक कॉल आता है और बोलता है कि मैं दिल्ली में मौसी के यहाँ आई हुई हूँ, मेरा नाम रजनी टंडन है। मैंने बोला कि अच्छा आप ये बताइए कि मुझे आप किस नाम से जानते थे। बोले राज। तो बोले क्या मेरा फेवरेट डायलॉग आपके मुँह से सुनने का कौन सा था। तो बोले आय हाय। बोले हाँ बोलिए दीदी। तो वो हम बोले कि आप हमसे मिलने आएंगे दीदी। तो बोलते हैं हाँ मिलने का तो दिल करता है राज, लेकिन कहाँ मिलूँ। तो बोले कि आप नोएडा आ सकती हैं। बोले नहीं मैं तो नहीं जा सकती, लेकिन मैं मौसी के यहाँ दिल्ली आई हूँ। मैंने फिर क्या हुआ, दीदी ने बोला कि ठीक है अभी मैं जाती हूँ, देखूँगा वक्त मिलेगा तो तुमसे। वही मेरी लास्ट बात हुई थी। फिर मैंने कुछ साल बाद सोचा कि दीदी लोग पता नहीं कहाँ है, नहीं है, क्या कर रही है, नहीं कर रही है। ये तो मैंने विचार ही किया था कि इतने में एक डायरी
में उनके घर का नंबर निकल गया। मैंने सोचा कि एक बार कांटेक्ट करके देखूं, तो मैंने कांटेक्ट किया तो वो उसके पड़ोस की भाभी की थी। बोले कि आपके घर के बगल में कोई रजनी दीदी और कोमल दीदी रहती है क्या, उनसे मेरी बात हो सकेगी? तो बोले आप कौन हैं? बोले कि मैं राज हूँ। उसका मुंह बोला भाई, उन लोगों से बात करनी थी, कैसी है नहीं है उसके विषय में जानकारी। तो फिर उन्होंने बात करवाई कोमल दीदी से जब मैंने बात की तो बोले कि दीदी वैष्णो देवी आने वाले हैं क्या आप लोग? बोले कि हाँ आने वाले तो हैं। तो बोले कि देखिए कभी मुलाकात फिर नहीं हुई थी, आप लोगों से मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। उन्होंने मुझे ये बोला कि मेरी शादी होने वाली है और मैं इस समय आपको नहीं बता सकता कि हम लोग कब आने वाले हैं, लेकिन इस नंबर पे भी भाई फ़ोन मत करना, मैं खुद नंबर आपको प्रोवाइड तो करूँगी। तो यही उनसे मेरी लास्ट बात हुई है और यह थी हमारे यात्रा के बीच की एक अनोखी दास्तान, जिसको मैंने आप लोगों के सामने पेश किया। अतः मैं ये आप सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ इस कहानी के माध्यम से कि आपको जहाँ इंसानियत का फ़र्ज़ अदा करने का मौका मिले, वहाँ वो फ़र्ज़ पूरा कीजिए, क्योंकि इस खूबसूरत सी ज़िंदगी में कौन कहाँ कब किससे मिल जाता है कोई नहीं जानता। इसलिए आप हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें, तभी ईश्वर आपकी सहायता करेगा। जय माता दी।